नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस फ्रेश एपिसोड ऑफ चैनल सी यू सून पर। हमारी कोशिश रहती है कि संक्रमण के इस दौर पर आपको अपने नए अतिथियों से अवगत कराएं और नए नए लोगों से जो सिर्फ हमारे लीगल जगत से नहीं समाज से भी जुड़े हुए हैं और कार्यरत है हमारी इस फील्ड में, देश दुनिया में उनका नाम है, आपको उन तक लाएं और उनको आप तक भी लाएं। और साथ ही साथ देश दुनिया में जिन्होंने काम किए हैं, जो पॉजिटिव उन्होंने चीजें की हैं, इस नेगेटिविटी के दौर पे कुछ पॉजिटिविटी आप तक लाएं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हैं। मुझे लगता नहीं कि उनको परिचय की आवश्यकता है, लेकिन औपचारिकता के तौर पर मैं उनका परिचय आप सबसे कराना चाहूंगा। 80 और 90 की दशक की मशहूर अभिनेत्री, साथ ही साथ मैं कहूंगा एक समाज सेविका भी है, फिलॉन्थ्रोपिस्ट भी हैं, और एक उसके साथ साथ मैं कहूंगा आज के डेट में एक वकील भी हैं, तो वो हमारी बिरादरी की हो जाती हैं। तो मल्टीपल हैट्स आपने धारण की हुई हैं और मैं उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। स्वागत है आपका कनिका सदानंद जी हमारे इस प्रोग्राम से। थैंक यू जैन जी, थैंक यू सो मच। तो सवाल जवाब की श्रृंखला जी, सॉरी बताइए। मुझे आपको जैन सर बोलना चाहिए क्योंकि आप मेरे गुरु भी हैं। मैंने आपसे एक मतलब कुछ सीखा भी है ड्यूरिंग हमारा एक जो वेबिनार्स हम अटेंड करते थे, एंड यू टॉट अस सो वेल। थैंक यू सो मच। That's very kind of you. तो एक तरीके से उम्र में आप जरूर मुझसे बड़ी हैं, पर उस हिसाब से एक हमारी गुरु शिष्य परंपरा बन जाती है, जैसा कि आपने कहा। और वो मैं समझता हूँ कि मेरा भाग्य रहा कि उसके साथ ही मैं आपसे जुड़ पाया और आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो भी लर्निंग होती है वो हमेशा एक टू वे प्रोसेस होती है। जब तक आप खुद नहीं सोचते कि आप सीखेंगे तो आप सिखा भी नहीं सकते। बहरहाल आज का विषय चर्चा में है तो आपके बारे में है, तो हम आपसे बातें करेंगे। और हमारे सवाल जवाब की श्रृंखला करने से पहले, क्योंकि मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को कि कनिका जी ने कम से कम मेरे ख्याल से आपके जो करियर में रहा है कम से कम 100 बॉलीवुड की और फिल्म जगत की फिल्मों में काम किया है। हाल ही में आप एक ओटीटी पे एक बहुत प्रसिद्ध प्रोग्राम है टशन, उसमें भी आप दिखी। तैश नॉट टशन, उसमें भी आप दिखी हैं और वो मैंने भी देखा है। और वहां पे मेरे ख्याल से यूके की शूटिंग रही, उसको भी हम साझा करेंगे आज अपने प्रोग्राम में। तो धीरे धीरे आपके सफर को जानेंगे कि बॉलीवुड की दुनिया की कैसी है, उसके बाद कानून जगत में आप क्यों आई, क्या वो पल रहे कि आपने सोचा कि मुझे एक ह्यूमन राइट लॉयर बनना चाहिए, एक एक्टिविस्ट बनना चाहिए साथ ही साथ। तो लेकिन सबसे पहला मेरा प्रथम सवाल है कनिका जी आपसे कि अपने शुरुआती जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। वो सफर कैसा था और क्या वो पल रहा, क्या वो मोटिवेशन रही आपकी लाइफ में कि आपने बॉलीवुड को ज्वाइन करने की सोची? बचपन से जैन जी हम लोग, हमारे घर में बॉलीवुड वगैरह डिस्कस होता नहीं था। हालांकि गाने हम बहुत सुनते थे, वो हमको अलाउड था, लेकिन फिल्में देखना या फिल्मी मैगजीन्स घर पे बिल्कुल अलाउड नहीं थे। डैडी एयरफोर्स में थे, काफी स्ट्रिक्ट थे, एंड ही वाज अ लिटिल ऑर्थोडॉक्स विद दिस वाज कंसर्न। एंड बट समहाउ जिंदगी के ऐसे कुछ पड़ाव आए लाइफ में कि मुझे फिर मतलब मुंबई आना पड़ा। और मुंबई आई और यहाँ पे नौकरी ढूंढ रही थी, और उस सिलसिले में मुझे एक मतलब ऑफर मिला। असरानी साहब की वाइफ ने मुझे ऑफर दिया कि आप मेरे एक सीरीज है दूरदर्शन पे, उस पे हमको एक एपिसोड के लिए हमको एक लड़की चाहिए, बिकॉज देयर वर एपिसोडिक स्टोरीज। एंड सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू द फिल्म इंडस्ट्री। उसके बाद से स्ट्रगल शुरू हुआ। फिर मैं लोगों को चिट्ठी लिखना शुरू किया, अपनी इंट्रोडक्शन दिया, सबको बताया। देन आई स्टार्टेड, व्हेन आई केम रियली इनटू द बॉलीवुड इंडस्ट्री, मैंने लोगों को कांटेक्ट करना शुरू किया। उसके बाद मुझे काम मिला। तो द थिंग इज दैट इट वाज फॉर मी, इट वाज समथिंग आई वांटेड टू स्टार्ट earning money, and I was very young at that time. I was only 21. और मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि शादी हो चुकी थी, एक बच्चा था, एक कस्टडी बैटल था जिसको मैं लड़ रही थी। तो मुझे ऑब्वियसली पैसे कमा के उस बच्चे को पालना था, एंड आई वांटेड द चाइल्ड टू बी विथ मी। तो इस सिलसिले में और बहुत ही मशहूर लॉयर मेरे लॉयर थे सलमान खुर्शीद साहब, एंड आई मस्ट थैंक हिम टुडे बिकॉज वी आर स्पीकिंग लॉयर्स, that they did that case, his firm did that case for me without any money, pro bono, for 9 years we fought. एंड तो इस बीच में मैं तब तक बॉलीवुड में क्या एडवाइस था कि भाई कस्टडी बैटल बहुत लंबा चलता है, आप यहाँ रहेंगी दिल्ली में तो आप मतलब आपको you'll have to be facing, you'll not be able to see your child, or you'll just go through lots of grief. तो it's better कि आप कहीं और जाके अपनी जिंदगी शुरू करें और ये कस्टडी बैटल हम लोग लड़ते रहेंगे। तो यहाँ से मेरी जर्नी बॉलीवुड में शुरू हुई। जी जी, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि 9 साल आपने एक कस्टडी बैटल की। तो मेरे 2 सवाल उससे बतौर वकील आपके लिए आते हैं, क्योंकि उस वक्त तो आप 20s में थी, यू आर यंग पर्सन। तो ऐसा होता है कि कई बार समाज भी शिकायत करता है
और जिन लोगों ने कोर्ट कचहरी देखी है, चाहे वो मेरे ख्याल से 80 या 90 का दशक रहा हो, चाहे आज का दशक हो, तो एक शिकायत ही रहती है लोगों की, समाज की, कि हमारे कोर्ट बहुत धीमे चलते हैं। और आपने तो बताया कि 9 साल आपने वो लड़ाई लड़ी, तो उस लड़ाई के बारे में तो मैं आपसे ज्यादा नहीं पूछूंगा, तो थोड़ा सा व्यक्तिगत हो जाता है, लेकिन आप ये मुझे बताएं कि उस वक्त एक एज ए नॉन लॉयर आपका कोर्ट को लेके क्या नजरिया था, और आज की तारीख में जब आप वकील बन चुकी हैं तो आपका कोर्ट का क्या नजरिया उस वक्त तो मुझे बिल्कुल फेथ नहीं था, है? सच बोलूं तो। एज अ कॉमन सिटीजन मैं बहुत रोती थी, और मुझे ऐसे लगता था कि द लॉज आर ऑल लोडेड प्रो रिच पीपल। ऑफ कोर्स माय फैमिली वाज, माय इन-लॉज वर वेरी रिच एंड दे वर जी वेल टू डू पीपल, but I must say that as life has been going along, and we've seen a lot of pro women laws that have been passed. उस टाइम डाउरी का भी लॉ नहीं था, यू नो, उस वक्त सेक्सुअल हैरेसमेंट का नहीं था, बहुत सारी चीजें। अभी काफी सारी चीजें प्रो वुमेन है, जी एंड नाउ इट आल्सो टेंड्स टू गेट मिसयूज्ड अगेंस्ट मेन, बट स्टिल आई मस्ट से that the system is very slow. I mean, I am now a lawyer going to the courts, and I practice in any court because मेरा ये था कि भाई जैसे मैं I mean the reason I started I studied law was because I wanted to help people. So I can't say कि मैं इधर ही जाऊंगी हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करूंगी। और वैसे भी आपको पता है जो आपको किताबों में लॉ की पढ़ाई में सिखाया जाता है वो कोर्ट क्राफ्ट, आप जब तक you don't go onto the ground and you put, you know, boots are on the ground, तब तक आपको नहीं पता चलता है। जी So I see even today, honestly, I think sometimes I even judges, I mean we should not be speaking about judges, but I see that they're so burdened, or they don't even have time to listen. They just, you come there, they'll give you another date, or they'll say ha theek hai, you know, there's, so sometimes I feel, in fact I have once confronted a judge and I said, your lordship, please let me do my job, you know, let me do the lawyering that I want. You're not even giving me a chance to speak. So aisa bhi hota hai, but they're all pressured. I mean, this judicial system, I'm too junior, you are much senior to me, sir. But I think there needs a lot of overhauling in the system. जी, श्रृंखला में इसके बारे में जरूर टुवर्ड्स द एंड बात करूंगा मैं आपसे कि हम कैसे सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज वो एक हमारी लॉयर टू लॉयर टॉक होगी। लेकिन उससे पहले आ जाते हैं हम आपकी मुंबई की जर्नी पे, क्योंकि फिल्म जगत में समझता हूँ कि सबसे रोचक जगत है हमारे समाज का, और हर कोई फिल्में देखता है। मैं तो बचपन में उस वक्त जब हम क्लास भी कर रहे थे, तो मैंने जब आपको देखा तो मुझे दूसरी क्लास में रियलाइज हुआ कि आप तो इतनी जानी पहचानी, क्योंकि मैं दर्शकों को बता दूं कि 90 के दशक में, उस टाइम तो आई थिंक आई वाज स्कूल गोइंग, और Yes. उस टाइम एक बहुत फेमस सीरियल इंडिया के टेलीविजन पे चला, स्वाभिमान, जो कि मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस आता था, और शांति के बाद शुरू हुआ था। तो उसमें आपका एक जी बहुत बिल्कुल। अहम रोल था, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें आई थिंक यू पोर्ट्रेड अ रोल ऑफ अ यंग मदर, यू नो, Yes. वो था, उसके निशी बारे में थोड़ा सा। मल्होत्रा। निशी मल्होत्रा जी, और बड़ी स्टार स्टडेड कास्ट थी उसकी, और साथ ही आपने इतनी बड़ी बड़ी फिल्म, मुझे अभी तक याद है, मैंने मोहरा में, बेटा में भी आपको देखा है। तो अब स्वाभिमान से पहले एक मेरा जो सवाल आपसे मैं पूछ लूं, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भाई, और आप इतनी प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, कि आपने नेगेटिव रोल इतने क्यों चूज किए अपने करियर में? इतनी फिल्मों में आप काफी नेगेटिव रोल में दिखी, और आपने अच्छा रोल किया उसमें, लेकिन वो क्या वजह है कि आपने, क्योंकि रियल लाइफ में यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, बट व्हाई डिड यू चूज द नेगेटिव रोल्स? जी That's how you know I'm a good actress, no? जी So ऐसा है जय जी, जब जैसे मैंने आपको अपना बैकग्राउंड बताया, तो मेरे जो एक्स इन लॉज थे वो राज कपूर साहब के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। दे वर जी डिस्ट्रीब्यूटर एंड दे वर वेरी वेरी वेल नोन, वेरी वेल टू डू एंड वेरी रिस्पेक्टेड पीपल। सो मेरा हनीमून जो था, हनीमून हुआ था मेरा कश्मीर में। राज कपूर जी साहब had invited, because obviously distributor के बेटे हैं, and he was, you know, dealing with them. So he said, बेटा बहू को भेजो, they were there for my wedding also, I mean Shashi Kapoor ji and all. So when we went there, that's how I met Raj Saab, and we met the whole family, you know, Reema ji, Ritu ji and all that. When I came to Bombay, I didn't know anybody. But I took an appointment and went to meet, after this shooting of this series and all that. Then I went back to Delhi and started doing, I was continuing with my modeling and everything. And then I said, chalo, let's give it a try, because the series was going to release, and Manju ji said, you should come here, you'll get work, you're a very good actress, you're a good dancer. So my sister, who's 1 year younger than me, we both discussed it, and I said, chalo. So when I came back, I took an appointment and went to meet Raj Saab. And Raj Saab looked at me, and no, actually I took an appointment. He said, होली के दिन आ जाना। जी होली थी और आर के स्टूडियोज की होली तो सब जानते हैं, बहुत फेमस। मेरे तो ये था कि भाई चकाचौंध की दुनिया में, यू नो, बट व्हेन आई वेंट देयर, ही जस्ट लुक्ड एट मी, सेज, आ गई तुम फिल्म इंडस्ट्री में?
तो I said, जी साहब, and of course we all respect him so much. And then he said to me, देखो एक बात बताता हूँ, तुम हीरोइन के रोल के पीछे मत पड़ना, जो भी रोल मिलेगा छोटा भी होगा करना, अगर हीरोइन तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा तो तुम हीरोइन बन जाओगी। तो मेरे लिए तो ये था कि भाई I had to start earning money and I wanted to, so I started getting work. And when I came into the film industry, the heroines were not very tall. They were like, they were slightly, I mean, I was quite tall at the, with those standards. And fortunately, I had reasonable looks. So the directors used to say, ki, देखो heroine तो, because they wanted this petite, small, cute, demure damsels types, and I was not a demure damsel. So they said, इनको वैम्प बनाओ, क्योंकि हीरो अगर हीरोइन को छोड़ के जाएगा तो किसी, मतलब ऐसी और लेडी के पास जाता, और औरत किसके के पास जाएगा, so that was the thing. And I just took on work that came, and because my personality was such, I was tall, thin, and I had very sharp features. अब तो खैर फेस पे काफी मोटापा भी आ गया है, लेकिन तब बहुत ही आप तो बच्चे थे जब आप देखो मुझे। Yeah, so that's how I became a vamp. And I was, in fact, I was very happy that I chose that, because I think I continued working for many years after those heroines who were, when I was there, like Kimi Katkar, Mandakini, Juhi Chawla, Karishma Kapoor, they stopped working, and I was still getting work. So, I mean, of course, nothing, not to deride them. They were fantastic, and they've done some fantastic work, which today's heroines, I don't think will last that long, as much as those heroines used to, their tenure used to be so long. That's how I became a vamp. And that's how life just took me. I've been a believer that life takes you wherever it really needs to take you. जी, तो एक मिला जुला सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। ऐसा बहुत बार देखा जाता है हम लोगों के लीगल जगत में कि लोग लॉ से ऊब के शायद बॉलीवुड की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, या फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, और आजकल ओटीटी की तरफ। और मैं समझता हूँ आप उसमें से एक्सेप्शन है, जिसने बॉलीवुड के साथ साथ वकालत करने की सोची। तो एक एज अ मैटर ऑफ, मैं आपसे कमेंट चाहूंगा कि जो हमारे यंग दर्शक है, जो भी दर्शक हमसे जुड़ेंगे इस सीरियल के तौर पर, अगर वो बॉलीवुड ज्वाइन करना चाहें तो आपकी उनके लिए क्या टिप या क्या हिदायत रहेगी? अगर वो एडवोकेट है और बॉलीवुड ज्वाइन करना चाहे? जी, अगर कोई भी लॉ की पढ़ाई कर रहा है और वो सोचता है कि यार अब मेरा लॉ से मन भर गया, मुझे बॉलीवुड की इंडस्ट्री में जाना है, फिल्म इंडस्ट्री में जाके अपना करियर ट्राई करना है, तो आपका उनके लिए क्या एक सलाह मशवरा रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपको लिंक्डइन में भी फॉलो करती हूँ मैं, और देखती हूँ आप जिस तरह नए एडवोकेट्स के लिए जो एडवाइस देते हैं, इट्स एब्सोल्युटली सटीक एंड टू द पॉइंट जो आप बोलते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लॉ से आप ऊब जाए, इसका मतलब यू आर नॉट मेंट टू बी अ लॉयर, बिकॉज लॉ के इतने डायमेंशंस हैं और इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और पढ़ाई इतनी करती है, यू कैन नेवर से आई एम अ कंप्लीट लॉयर। दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड। So if you want to do it side by side, तो आजकल तो आप लोगों के पास अब बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों के पास। They can always, if they feel they're good looking, they have the the power of speech and whatever, they can always audition and do, because now I feel for all film actors, they're not going to be Shah Rukh Khans anymore. Correct. That is gone now. There's not going to be an Amitabh Bachchan again, because it's going to be like how Hollywood is, like you have those big senior actors, and now the new ones are not, they don't reach that level where that like a demigod status. So you can always do saath mein, but of course I would recommend to them that they do acting, if they've been practicing law in front of the judge, they've been arguing and this thing in the courts, I think the confidence level will definitely be high. Just acting workshops, because how to throw your voice, how to modulate, how to represent your feelings of because your acting is a blessed career actually. You got to get a chance to do so many things in one lifetime, so be so many people. So, and I think the good thing is that the dynamics of everything nowadays has changed so much, and also because of corona, we've realized that मैं ये भी कर सकता हूँ या वो भी कर सकता हूँ, ये मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ, so it definitely, the more the merrier. But for me, getting into law was more about social work, about human rights, about serving the people. So आपने बड़ी अच्छी बात बताई, और मैं समझता हूँ कि एक किसी भी अदाकार का, किसी भी वकील का थोड़ा सा कॉमनैलिटी जो है
वो ये है कि आपने बोला एज एक्टर आपको इतने रोल्स करने को मिलते हैं, दैट्स आल्सो एक चैलेंज एंड अ ब्लेसिंग। उसी तरीके से मैं समझता हूँ जो इंसान वकालत की प्रैक्टिस करता है वो भी तरह तरह के रोल ही कर रहा है, क्योंकि वो जो क्लाइंट्स उनके पास आते हैं वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, वो एक्टर भी हो सकते हैं, वो क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो आपको सबको रिप्रेजेंट करना है एंड यू हैव टू पुट ऑन अ डिफरेंट थिंकिंग हैट एवरी टाइम यू आर रिप्रेजेंटिंग देम। सो आई थिंक समवेयर और द अदर, Absolutely. जी, तो वो एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉमन डायमेंशन है जो शायद हम सोचते नहीं इतने बारे में। तो एक मैं I आपसे एक never सवाल thought करना about चाहता it, but हूँ। this is a good insight. Yeah. एंड द अदर डिफरेंस इज कि हम लोग हमेशा एक ही उसमें पोशाक में होते हैं, पर बतौर एक्टर आपको अलग अलग तरह के मतलब ड्रेसेस पहनने पोशाक को मिल was जाती हैं। yes, जी yes, जी। yes. तो एक मेरा सवाल आपके लिए और है कनिका जी कि स्वाभिमान का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे आप शायद सही बता पाए कि काफी ओवर 100 एपिसोड उस टाइम थे स्वाभिमान के 90s में। Yeah, and 5 camera setup जो आजकल बहुत common हो गया, उस time it was very difficult and it was just coming new into the film industry. 5 camera setup, so we had 5 cameras in different angles, so the lighting had to be done accordingly. Then cutting in, and there was like on set editing used to happen, rough editing, उसके बाद final polishing. So it was like a series which was it had many sort of what should I say, milestones that it achieved. So क्योंकि ये मैं so this सवाल इसलिए जी जी सॉरी आपको पॉज कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसलिए मैं नहीं, you ये were सवाल आपसे saying, पूछ रहा हूँ क्योंकि आज की तारीख मेरे ख्याल से पिछले मैं समझता हूँ 10 या 12 सालों में जो पूरा कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से भी लिया है और इंडियन सीरीज टेलीविजन में काफी देखने को मिलता है कि सीजन आ रहे हैं और मल्टीपल सीरीज आते हैं, डेली आता है। उस वक्त मेरे ख्याल से स्वाभिमान और शांति अपने आप में पहले ऐसे सीरियल थे जिन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया था इंडिया में और इतने सक्सेसफुल रहे बतौर सीरियल। तो मेरे कुछ आपसे सवाल, क्योंकि आई एम आस्किंग एज अ क्यूरियस ऑडियंस नाउ, नॉट एज अ लॉयर। तो कितना मुश्किल रहा वो दौर, बिकॉज बैक टू बैक शूटिंग रहती होगी, हर दिन एक एपिसोड आ रहा था और प्राइम टाइम स्लॉट पे ये आपका प्रोग्राम उस टाइम लाइव हुआ करता था दूरदर्शन में। तो एज एन एक्टर हाउ टैक्सिंग वाज इट वन, क्योंकि हर दिन आपको कोई ना कोई, आई एम अज्यूमिंग कि हर दिन कोई ना कोई एपिसोड करना होगा क्योंकि हर दिन एपिसोड एयर हो रहा है। और किस तरह की तब्दीली आपने अपने आप में पाई बतौर एन एक्टर डूइंग सच अ मैराथन सीरीज एट दैट पॉइंट इन टाइम? So first of all, Jainji, we had a system of banking episodes. जी आजकल जो होता है इतना इंटरफेरेंस चैनल से होता है, प्रोड्यूसर्स एंड चैनल के बीच में इतना कि आज दूसरे चैनल पे वो देखते हैं अच्छा इसमें शादी हो रही है, उसका टीआरपी बढ़ गया, चलो नेक्स्ट आप लोग एपिसोड अभी शादी का करो, फिर अब वो कहानी घुमाएंगे। तो आपने जो सेटअप किया होगा तो आपको रातों रात बैठ के वो पूरा, कभी कभी आपको पता चलता है कि आपकी शूटिंग है ही नहीं, सडनली आपको रात को 3 बजे फोन आएगा, मैडम कल 7 बजे आपको पहुंचना है सेट पे, इट्स लाइक दैट। तो हमारे ऐसा नहीं था, हमारा सिस्टम बहुत ही अलग था। We used to bank, and our tapes used to go to Hong Kong. It used to be uploaded from Hong Kong. So no, sorry, that was Doordarshan. Sorry, it used to go to Doordarshan, and it used to be sent by courier. So 4 episode या 10 episode का bank होता था. So the story was being written by Shobha ji and Shobha Day, and Bhatt Saab was obviously working with her on it, and and so it was all done very systematic. We would come in the morning, do our makeup, go on the set, read the scenes. 14 पेज के सीन्स होते थे, सब रिहर्सल करते थे, चाहे वो आशुतोष राणा हो, मनोज बाजपेयी हो, कोई भी हो, हर्ष छाया हो, सब लोग रिहर्स, रोहित रॉय, सब रिहर्स करते थे। और उसके बाद कैमरा उस हिसाब से कौन से कट टू विच कैमरा, कट टू विच, सबके एंगल्स देखे जाते थे और फिर हम शूट करते थे। एंड देन बाय अबाउट 7:38 वी वुड और 6:37 वी वुड पैक अप, एंड इट वाज वेरी चिल्ड आउट एंड वेरी नाइस एंड वेरी सिस्टमैटिक। I have done series afterwards also. After Swabhiman, I've done nearly 75 series. And as we progressed with technology, I realized it was becoming more stressful. It should not have been, but it's becoming more stressful because everybody is like only looking at TRPs. We were looking at stories. We were looking at character creations, which is why आज तक लोगों को स्वाभिमान और शांति याद है। करेक्ट, मतलब इतनी आपने बढ़िया बात बताई कि माहौल जो था सेट पे वो भी अच्छा था और आजकल टेक्नोलॉजी ने स्ट्रेस ज्यादा इंड्यूस कर दिया है। बिकॉज मैंने जो भी आपका एक ओटीटी पे जो आपका बताया कि तैश करके भी आया, दैट वाज ऑन ओटीटी, और वो भी आई थिंक 10 एपिसोड पे मेरे ख्याल से सीरियल रहा। तो एक आपसे ये भी बात पूछना चाह रहा हूँ कि उस वक्त के अभिनेता I just want to correct you there. Tesh was not meant to be an OTT show. Tesh was meant to be a film, but because of the COVID, they had to release an OTT. ओह ओके, चलिए, मतलब दैट्स कहते हैं ना वो छोटे से ये हमें वो मिल जाते हैं इनसाइड इंफॉर्मेशन, इनसाइड इंफॉर्मेशन जो ट्रिविया इसको हम कहते हैं, ट्रिविया की आपने बड़ी अच्छी ट्रिविया हमको बताई कि बिकॉज ऑफ। तो ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उस वक्त के जो आपने एक्टर्स के साथ काम किया और जो आज के एक्टर्स हैं उसमें कितना फर्क आपको लगता है?
तो जो पहले के एक्टर्स थे और जो हम लोग एक बिरादरी जैसे थे होते थे, जी हम अपने सब लंच साथ में खाते थे, बातें करते थे, आजकल ऐसा नहीं है। एक्टर आता है, वो अपने वैन में चला जाता है, वैन में अपना मेकअप वेकअप करेगा, अपना तो बाहर आएगा, अपने शॉट्स देंगे और वो चले जाएंगे अंदर। हम लोगों ने, मैंने जो सीखा है फ्रॉम सीनियर्स पीपल लाइक प्राण साहब वगैरह, जो सेट पे बैठे, अमरीश पुरी जी, प्राण साहब सेट पे बैठे रहते थे। मैं अपने डायलॉग बोल रही हूँ और वो मेरे मुझे क्यूज दे रहे हैं, मतलब वहीं पे पोजीशन पे खड़े होके। आजकल ऐसा नहीं, आजकल असिस्टेंट क्यू देता है, तो जो टॉप एक्टर है वो अपने वैन में बैठा रहता है कि क्लोजअप्स हो गए, अच्छा चलो चलो ठीक है, जब लॉन्ग शॉट और मास्टर शॉट और मिड शॉट में जहां 2-3 दिखाई देंगे तो वो रहेंगे, उसके बाद जी असिस्टेंट टेक ओवर। सो एंड सेकेंडली, अब सब अपना हम हमारे टाइम पे ना खाना एक जैसे होता था, मतलब जी टेक्नीशियंस के लिए अलग लगता था और एक्टर्स के लिए, लेकिन द फूड यूज्ड टू बी मोर और लेस द सेम। नाउ एवरीबॉडी हैज डिफरेंट डाइट्स। तो कोई बॉयल खाएगा, कोई बॉयल चिकन, तो उसका खाना अलग जाएगा, या फिर आजकल काफी सारे एक्टर्स तो शूटिंग का खाना खाते भी नहीं है, दे यू नो, और दे हैव स्पेशल केटरर्स हु कम टू डू द शूटिंग फूड फॉर द एक्टर्स। सो ऐसा है। मुझे याद है हम लोग स्वाभिमान की शूटिंग करते थे, तो रवि चोपड़ा साहब अपना महाभारत, तो सम वन ऑफ द सीरीज यूज्ड टू डू नेक्स्ट टू द सेट नेक्स्ट टू अस। तो जी बी आर चोपड़ा की जो मतलब कंपनी थी, रवि चोपड़ा वाज देयर एंड वी यूज्ड टू गो स्पेसिफिकली टू हिज सेट टू ईट फूड। एंड वहां गरम गरम तंदूर की रोटियां बनती थी, गरम, और दाल, मतलब सब कढ़ाई पे दाल हो रहा है, यू नो, तो अमेजिंग, अमेजिंग। जी Now, to be fair, not that it's not correct nowadays the way they behave. Definitely, people have become very much more professional. They are very competitive. हम लोग सोचते भी नहीं थे, अच्छा उसका ये इंटरव्यू आया है तो हम लोग को, मतलब मेरा भी, मुझे भी करना है, हम लोग ये सब सोचते थे। We didn't have all these stresses in our life. जी And definitely things have changed. But then, you know, the world has changed. I think drawing parallels from different industry, जब भी मैं बुजुर्ग या बड़े उम्रदार वकीलों से बात करता हूँ हमारी इंडस्ट्री से भी, तो उनका भी होता है कि how things have changed over the years, especially yes, younger generation have become more professional, they are more committed, पर साथ ही साथ एक बिहेवियरल जो चेंज आ गया, थोड़ा सा अलगाव जो मैं समझता हूँ हमारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं, टेक्नोलॉजी हैज बीन टू इंट्रूसिव। आई थिंक एट द सेम टाइम इंक्लूजन के अलावा उसने काफी सारे डिमार्केशंस कर दिए जो हमें शायद अभी इतने विजिबल नहीं है। जो हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्लास डिवाइड है, कास्ट डिवाइड है, तो एक अलग लड़ाई है हमारे समाज की, लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल जो डिवाइड आ गया है वो मेरे ख्याल से और बहुत ज्यादा है, जो आई थिंक सम रिसर्च नीड्स टू बी डन, हाउ टू गेट द पीपल टुगेदर। जैसे आपने बताया सेट की बात, आपने इतनी अच्छी बताई कि सब साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। और मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस साझा करता हूँ, जब मैं इंटर्न था अर्ली 2000 में और एक दो फर्म्स में काम किया, वहां पे भी कॉमन डाइनिंग टेबल होती थी और पार्टनर से लेके एसोसिएट तक के इंटर्न तक साथ में खाना खाते थे, एंड बट नाउ दैट डजंट हैपन टू मच। Yes, yes. जी आप कुछ बता रहे And थे जी। I want to just add two more things. First of all, we have become a generation. I mean, the generations have now become a generation of instant gratification. But I must tell you that COVID has brought technology to the fore, and even the villagers are using technology. So it's not going to be very, it's मतलब as बहुत देर नहीं होगी, बहुत जल्द actually. There will be, of course, we need to start training people in digitalization and things like that, and we need to have, people need to have access to smartphones and you know, equipments like laptops and whatever. And it will happen that people will be depending a lot on technology, and people will start, even the different stratas will start using technology more. So it is going to happen, and that's all. There's negatives about COVID, but there are a lot of positives about COVID too. जी आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि टिकटॉक तो खैर बैन कर दिया, पर इंस्टाग्राम में रील्स आ गया है, और जिस तरीके से 15-15 सेकंड या 30 सेकंड के वीडियो वायरल हो जाते हैं, आजकल तो वायरल टर्म बहुत यूज होता है, तो उसकी वजह से काफी लोग पॉपुलर हो रहे हैं। तो वायरल आई डोंट थिंक इट्स द राइट कॉनोटेशन, क्योंकि वायरस एंड वायरल जी पैंडेमिक का दौर, और वायरस से ही वायरल चीजें होती है, कहते हैं ना वायरल फीवर हो गया। पर आई थिंक वो भाषा को इतना हम लोगों ने ट्विस्ट कर दिया है, हम लोग अब सही भाषा इस्तेमाल नहीं करते। वायरल भी थी ना कि वीडियो वायरल हो गया है या कुछ वायरल हो गया, तो वो आई डोंट नो, और डिसरप्शन करके आजकल हम बहुत टर्म यूज करते हैं अगेन कि ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। तो आई डोंट थिंक कि पॉजिटिव वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड, यू नो, तो नेगेटिव माइंड से थोड़ा सा इसलिए भी होता है। बहरहाल मैं वापस आपकी बॉलीवुड की यात्रा पे आता हूँ। एक दो कानून जगह से उससे सवाल मैं पूछना चाहूंगा।
आपने इस फिल्म में भी काम किया हाँ, था, मैं हम साथ एक साथ चीज हैं। ऐड जी करना चाहती हूँ, एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी क्यों लोग बोलते हैं। मैं तो उसको डिस्ट्रप्टिव तौर पे देखती नहीं हूँ, क्योंकि मैं ग्रास रूट लेवल पे बीएमसी स्कूल के बच्चों के साथ काम करती हूँ, और मुझे पता है कि उनकी लाइफ में ये टेक्नोलॉजी कितना महत्वपूर्ण है, और जिनके पास नहीं है, जो वंचित है इससे, वो कितने हाउ दे फील सॉर्ट ऑफ दे फील दैट दे डोंट हैव इट, एंड हाउ डिसअपॉइंटेड दे आर अबाउट इट। सो आई थिंक टेक्नोलॉजी इज नॉट डिसरप्टिव। नहीं, आपने बड़ा अच्छा बताया कि इट कैन बी यूज्ड एज अ पॉजिटिव आल्सो, Yes. और उसके नेगेटिव वर्डिंग में कनोटेशन ना हो तो अच्छा, क्योंकि इतने बच्चों को सपोर्ट मिला, आपने सही बताया। ये जो मेरा सवाल मैं आपसे कर रहा था कि आई थिंक 90s में ये एक फिल्म आई थी आपकी, हम साथ साथ हैं, मल्टी स्टारर फिल्म थी, और इसमें उस टाइम आई डोंट नो वेदर आई वाज इन स्कूल और लॉ स्कूल, पर एक ब्लैक बक का केस हो गया था आई थिंक राजस्थान में शूटिंग के दौरान, और बहुत बड़े बड़े सितारों के नाम आए थे, आई डोंट नो टू नेम देम हियर, पर फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या रेपरकशंस रहते हैं? यू आर शूटिंग फॉर अ फिल्म, सडनली पता चलता है कि एफआईआर कट गई है या मल्टीपल एफआईआर कट गई हैं, तो कितना फर्क पड़ता है बतौर, आई एम श्योर कि मेंटल स्ट्रेस तो रहता है, बिकॉज व्हेन आई एम टॉकिंग टू माय क्लाइंट्स, स्पेशली एज अ क्रिमिनल लॉयर, आई कैन अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेस, देयर एंजाइटी। अब आप भी वकील हैं, आप भी क्लाइंट से डील करती हैं, पर उस वक्त जब ये एफआईआर वगैरह कटी और सेट पे होता है, तो कितना फर्क पड़ जाता है टुवर्ड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ फिल्म एज एन एक्टर? सो इस बात का श्रेय मैं एक्चुअली सूरज बड़जात्या जी एंड पूरी बड़जात्या फैमिली को देना चाहूंगी, कि द वे दे हैंडल्ड इट, दे मतलब उनके उनके जिगरे में दम था, जी क्योंकि वो फिल्म पूरी कंप्लीट भी नहीं हुई थी और ये सिचुएशन हो गया था, एंड इट वाज फॉर देम बिकॉज दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेरियंस, दे डोंट बिलीव इन एंड देयर जैन्स। उसके बाद उनके सेट पे ऐसा कुछ होना, फिर वो फैमिली वाली फिल्में बनाते हैं, तो दे मस्ट हैव डेफिनेटली बीन शेकन अप। बट कभी मैंने सूरज जी के या राजकुमार जी के मुंह से कोई गलत शब्द नहीं सुना, ना मैंने उनके माथे पे शिकन देखा, लेकिन दे मस्ट हैव गॉन थ्रू हेल, बिकॉज उस वक्त जब फिल्में बनती थी, हम मार्केट से पैसा उठा के फिल्में बनाते थे, और इंटरेस्ट होता था 26-27%, कभी कभी लोग 30% भी इंटरेस्ट लगाते थे। जी एंड अगर आपका नाम बड़ा है, जैसे राज कपूर साहब हैं या बरजात्या साहब हैं, तो उनको पैसा मिलेगा, हो सकता है इंटरेस्ट कम, आई डोंट नो द इंटरनल्स, but the fact that they sustained it, then they waited for the the whatever the charge sheet and this and that until the shooting जी was resumed. But yes, I must say that the Black Buck case was an unfortunate case, but I'm not I think before also I have expressed that I'm not we don't know who was the person who actually shot the black bug, what was the situation. It was a sub judice matter earlier. Now I think some clarity has come on it, but it's these are things which actors have to be very careful, because आपके ऊपर इतना पैसा लगा रहता है, आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी लगी रहती है, and I think and that time actually Salman, Saif and all, they were all very young people. At that time, they probably didn't realize that, none of us realized that it was, I was not in that outdoor shoot, but obviously I was worried about my film, because we all have put our heart and soul into it. So they must not realize, but today I think इसका पॉजिटिव ये हुआ कि जब ब्लैक बक केस हुआ, उसके बाद लोगों को पता चला कि भाई ऐसा ऐसा होता है, दिस इज इलीगल, आप ऐसा नहीं कर सकते, वाइल्ड लाइफ के ऊपर की तरफ अपना हमारा ध्यान गया. But it definitely makes a big difference. When there was I won't name the actress, but when I just came new into the film industry, there was an actress I knew she was very close to me. She was a friend, and we were together at a filmy party. And I saw her husband get a drink for her, but it was camouflaged in orange juice and it was covered with a napkin. So I was like, because I've been from a 4G, we don't camouflage our drinks, and I said, why do you put the napkin? That looks really silly. She says, no, the thing is that if a producer sees that I'm drinking, he thinks I'm drinking orange juice, but if he sees I'm drinking, having a drink, immediately he's going to start getting worried कि अरे कल को ये शराब पी के गाड़ी चला रही होगी, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो फिर मेरे फिल्म का क्या होगा, so this kind of thinking. But today's actors are very, very much more responsible, very much more responsible. जी बड़ी अच्छी बात आपने बताई इतनी सारी। मैं एक दो चीजें और पूछना चाहूंगा, क्योंकि बॉलीवुड के ऊपर हमेशा लेंस कसी रहती है लोगों की, और इतने ये जो पापराजी एक टर्म आ गया है, और हाल ही में तो बहुत सारा हाल ही बहुत सारा, उस पर भी मैं आऊंगा एक एक करके। पर आपने जो बताया कि जैसे कि कैमोफ्लेज कर रहे हैं, मेरा सवाल स्पेशली फ्रॉम अ वेरी वुमेन पर्सपेक्टिव है आपसे, कि जब आपने अपना करियर शुरू किया एंड यू हैव ग्रोन इन द इंडस्ट्री फॉर पास्ट 30-40 इयर्स, मुश्किल तो रहता ही होगा मैम, क्योंकि जो सुनने को मिलते थे, एटलीस्ट जो मैगजीन्स में उस टाइम आती थी, स्टारडस्ट, फिल्म फेयर, सिनेब्लिज वगैरह, मुझे याद है उस टाइम की मैगजीन,
फेमस होती थी, और आजकल भी चर्चा में रहता है कि कास्टिंग काउच का बड़ा वो था कि कास्टिंग काउच बहुत होता है, रोल मिलने में दिक्कतें होती हैं, फिर न जाने क्या क्या परेशानियां होती हैं। और यहाँ आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, वुमेन एम्पावरमेंट की। तो उस इसमें बारे में आप बताइए कि हाउ हैव यू सीन अ चेंज इन द फिल्म इंडस्ट्री vis-a-vis any Good legal change. repercussions which people are now afraid of, और especially जो आजकल वो #MeToo movement भी चल रहे हैं, but people have become really serious about sexual harassment. People have also become aware about their own rights. तो काफी हद तक मैं समझता हूँ कि सोसाइटी में अवेयरनेस भी आई है, लेकिन आपको लगता है इन पिछले 20, 30 से 40 सालों में वर्किंग स्टाइल में चेंज आया, वर्किंग माइंडसेट में चेंज आया बॉलीवुड? बहुत बहुत। वन थिंग आई वांट टू से दैट व्हेन जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तब जिस तरह से लड़कियों को देखा जाता था, चाहे वो समाज में हो चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, वो नजरिया वाज नॉट वेरी वाज नॉट वेरी प्लेजेंट. And it was almost like oh, if she's in the film industry, so she's easy, she's be ready for anything, she's game. But I also want to say that there are a lot of girls who, and I would like to, I mean, I'm one of them. I was never harassed, never nobody ever tried to exploit me because my approach was such. Because I was very clear, I've come here to do a job. I've come, if you have a role for me, fine. I'm going to get paid for the role I'm going to do. I'm not going to take any other favors and neither give you any other favors. So how you carry yourself is very important for any girl. And there are lots of girls who have been in the industry, who have made it in the industry, but they've not succumbed to this casting couch. Now, when is this changed? I saw this change happening in front of my eyes when film industry daughters, the daughters of the people of film industry, so whether it was Raveena Tandon, Karishma Kapoor, when they started coming to the film industry, people started the change. There was a change in attitude. And now with the girls who come in, it's not, I must say that it was much easier for us to get work because there were fewer girls, and there was films being made and fewer girls with personalities or looks. Right. But now there's every second household has a girl who's wanting to come into the film industry. So it's not that easy. And also it's people who are professional are respected. So if you're professional, if you're trained, if you've got some specific, potential, like you might be a good dancer, or you might have a fantastic look or a charm on your face, or you have to have some specific thing. You cannot just be, there's so many actors out there. Every girl has got highlighted hair and that same tilt on her face. So you have to be somebody different from that. You have to be somebody who's selling something different, and you will get work. And you don't have to follow the casting couch. Now, with regards to modeling, I believe that thing has not changed. So that is what I believe. I don't know because I'm not modeling and I'm too old to model now. But in the fashion industry, I've heard, but even there, I know very, very professional models and girls who've worked, and they've really worked their way, up the hard way. And but casting couch exists in the corporate industry too. And it's actually even in our law industry, there's in our law faculty, it's there, if you know that there are seniors who will promote or make somebody a partner. So this is all over. जब तक दुनिया में औरत और मर्द रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा, this friction or this thing. You have to know how to handle yourself and carry yourself. जी, बड़ी लंबी लड़ाई मुझे लगता है हमारी जेंडर इक्वालिटी, जेंडर सेंसिटाइजेशन की, जैसे आपने ठीक बात बताई. एंड आई होप दैट पीपल आर सेंसिबल irrespective of the gender, क्योंकि I think, and now there's a third gender which needs rights also. करेक्ट. और आपने इतना बोला कि थर्ड जेंडर irrespective, इसलिए मैंने कहा कि कोई भी जेंडर, आप चाहे थर्ड जेंडर हो, आप मेल हो, फीमेल हो, LGBTQ हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आप इंसान है. और अगर इंसान को नहीं समझेगा तो मैं समझता हूँ कि समाज में कहीं ना कहीं वो दिक्कतें आती रहेंगी, फिर काम में बदलाव हम देखते रहेंगे. अब थोड़ा से कठिन सवालों की तरफ रुख करते हैं कनिका जी, क्योंकि आप ये कठिन नहीं थे. ये तो मुझे लगता है सरल थे, और कठिन इन द सेंस की ये वो सवाल हैं जो पूरा समाज या तो जानता है, जानना चाहता है. आप मुंबई में हैं, कोरोना संक्रमण से देश जूझ रहा है, और पिछले साल एक ये बड़ी खबर आई सुशांत सिंह जी के सुसाइड की. उसमें बम्बई में काफी लोगों को आपने भी देखा होगा, सुना हो सकता है, आपके काफी परिचित भी उसमें हो, जो आई डोंट नो इफ टारगेटेड इज द राइट टर्म, पर जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन बहुत कड़ी हो गई. सुसाइड की थियरी थी, फिर कभी मर्डर की थियरी बनी, फिर कभी ड्रग रैकेट की थियरी बनी, फिर कभी पूरी फिल्म इंडस्ट्री का नाम उसमें रोपिन किया गया. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, बोथ एज अ फिल्म पर्सनालिटी एंड एज अ लॉयर, कि आपको क्या लगता है, मतलब अगर मैं लीगल लेंसेज को देखूं तो मुझे लगता है कि आपने बात का बतंगड़ बना दिया कई हद तक, क्योंकि
अगर कोई एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप उसकी ऑटोप्सी करते हैं, आप क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, यहाँ तो कभी मुंबई पुलिस को आप चार्ज दे रहे हैं, कभी सीबीआई स्टेप इन कर रही है, फिर मीडिया हैज अ फील्ड रन, और जो आई थिंक सुशांत सिंह राजपूत की जो एक्स गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती, उनको मैं समझता हूँ अभी तक हैरेस किया गया। कानून में जो मैं चीज देखता हूँ कि जो सोशल मीडिया का जी जो एक वो है, तो मेरे मेरे दो सवाल आपसे निकल जाते हैं। एक तो आपका क्या नजरिया इन सबको लेके, बोथ एज अ फिल्म पर्सनालिटी, एज अ सोशल एक्टिविस्ट एंड एज अ लॉयर, एंड सेकंड, how do we teach people and make them differentiate about social media trial and an actual court trial? This is really a sad thing in our country actually, and कुछ पिछले 6-7 साल से तो ज्यादा ही दिखने में आ रहा है. Sushant Singh Rajput's case, according to me, justice has not been done for him because it became totally a political thing, and political because the media made it, because there were some people who thought that अगर हम ये बात उछालेंगे मीडिया में तो ये जो डिस्पेंसेशन है उसके खिलाफ आवाज उठेगी या उनको हम हिला के रख देंगे उनकी नींव को, you know. So it was there was one boy who had committed suicide or murder, we don't know yet. It's so sad, we don't know yet. And then there was this tussle going on कि वो it's almost like कि एक लाश वहां पड़ी है और हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि भाई इसकी जायदाद किसके पास जाएगी. इट्स लाइक दैट, यू नो, ऐसा सिचुएशन था, एंड विच इज वेरी सैड. कमिंग टू the things that got unearthed after Sushant Singh's death was the groupism in the film industry, the pressures the youngsters face, and drugs. So drug addiction is rampant in our country. Different levels of drugs are there depending on the kind of money that can be spent to buy it. Correct. Is the film industry the only ones using drugs? No, not at all. The film industry definitely comes into the limelight, and I must tell you that you cannot have an actor who's like soaring the skies with success, looking good on screen, and you know, a drug addict. That's not possible. They could be using some kind of neurostimulators, or they could be using some kind of calming things like maybe marijuana or hash or whatever. I don't even know the classifications of those. There are so many different names, and nowadays some synthetic drugs. But when you speak about drugs, I feel that we have failed. The NDPS Act, which was in 1985, which was legislated, we have failed to control this problem. So who do we have to blame? And you also know, sir, as a lawyer, that even in the NDPS Act, there is a certain concession given to people who use drugs. Drug peddlers get certain punishment. The people who use drugs, they get rehabilitation, or you know, or they get 6 months of rehab. There's different kind of parameters that law has suggested. So which means that we recognize the fact that drugs will only come on the streets if the system fails us. And somebody is making money from these drug peddlers, somebody higher up, and that's why these drugs are being spread around. Having said that, in every country in the world, there's drugs. Why do people turn to drugs? Obviously, there's aspirations, there's instant gratification, there is stress. So we have, as a country, I feel हमारे जो पुरानी philosophies थी, जो yoga, Buddhism, meditation, जो हम लोग सब feeling fulfilled with what you got, not being so competitive, हम लोग ने कहीं वो Western culture बहुत अपना लिया है मेरे हिसाब से. So I think, yeah, but it was definitely blown out of proportion. And Riya Chakravarti के साथ जो इन्होंने किया, it was, I mean, the worst kind. If I was her lawyer, I would be taking them all. I would sue their pants off because of the way they behaved. The kind of course, when I was appearing in the debates, I definitely told the anchors that you're using her bikini shots. You're using shots of hers where she's in a bikini. You're objectifying a woman, and you're then denigrating her like this. It's very sad. So I guess the media has also turned rogue. I must say that it's very sad, because somewhere I feel, does this country have any hope right now? दो एक बातें मैं आपसे और पूछूंगा जी. आपने बड़े अच्छे इसमें तर्क रखे, क्योंकि जब रिया चक्रवर्ती का पूरा हुआ, मैं तो खैर मैं समझता हूँ, मैं पिछले 10-12 साल से न्यूज़ तो मैंने देखनी बंद की हुई है. मैं अखबार जरूर पढ़ लेता हूँ सुबह, बिकॉज मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो नॉइज, नॉट न्यूज़ जी, इट्स लॉट ऑफ नॉइज. क्योंकि आप तो खुद जानती हैं कि दूरदर्शन का जमाना और आज के जमाने में जमीन आसमान का फर्क है. और टीआरपी की हमने तो जो बात छेड़ी भी उस वक्त कि किस तरीके से आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर लेते हैं,
एंड मीडिया ट्रायल जो मैंने उस पर बात की, मैं फिर से उस सवाल पे आता हूँ कि जो मीडिया ट्रायल ये हो रहा है, ट्विटर में आप भी देखती होंगी, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे हैशटैग बना के वायरल हो जाती है चीजें, हैशटैग सो एंड सो, जस्टिस सुशांत, या विच हंटिंग अगर मैं इसको कहूँ, I किसी think भी आपने अभिनेत्री को बना दिया। I think जी the High Court has given a ruling on that जी after this whole thing happened, and I think uske baad these people are a little careful, but they have to have people on the debates who keep telling them to shut up when they're जी। doing that, which I think a lot of people are scared to say, are scared to even say कि भाई तुम गलत कर रहे हो. तो इसलिए मेरा जुड़ा हुआ सवाल इसलिए आता है, जो मैंने ओपनिंग रिमार्क में भी आपसे पूछा कि यू हैव सीन द कोर्ट एज अ लिटिगेंट, नाउ यू आर सीइंग कोर्ट एज अ लॉयर। जो सुशांत सिंह केस की हमने बात की, इसमें भी हमने देखा कि ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट हैड टू फाइनली स्टेप इन, एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें केस में इट हैड टू स्टेप इन टू डिसाइड कि सीबीआई इसको जांच करे, कौन सा इसको महकमा जांच करे। लेकिन कोरोना से एक चीज तो हुई, आपने भी इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि वर्चुअल कोर्ट हियरिंग हमारे देश में शुरू हो गई है कुछ कुछ जगह, इफ नॉट ऑल द प्लेसेस, बिकॉज बोथ ऑफ अस आर इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, सो इट्स इजियर फॉर अस टू एक्सेस द कोर्ट, हम Yes. देख सकते हैं। लेकिन जब ऐसे हादसे होते हैं, स्पेशली जो ऐसे सेंसेशनल न्यूज जो बन जाती है, कोई नामी गिरामी हस्ती का कोई केस आ जाता है, कोर्ट हमारे उतने ही है, जजेस हमारे उतने ही है, स्पीड हमारी जस्टिस की उतनी है। हाउ डू वी इम्प्रूव, हाउ डू वी गो अबाउट दैट? कोई सजेशन, कोई आउट ऑफ द बॉक्स सजेशन आप सोचें कि हाउ कैन वी बिल्ड अपॉन द लिटिगेशन सिस्टम एंड इंश्योर पीपल लुक कि जस्टिस सिस्टम तो हमारा रोबस्ट है, थोड़ा सा इसमें आप तसल्ली रखें, लेकिन जो न्यूज की रफ्तार है, एक टीवी की जो रफ्तार होती है और जो कोर्ट की रफ्तार है, उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। Yes, absolutely. Or media trial is a very dangerous thing, extremely dangerous, as you also know as a lawyer. Publicity इतनी हो जाती है कि people think that judges will not be prejudiced, but I feel they're also human beings, and somewhere they will definitely get prejudiced. With regards to how do we improve the system, actually, Jen sir, you are much senior than me, but what I feel, whatever I've seen in my since 2018, since I became a lawyer, that we definitely need more courts. We need more judges, and we need more people who should do advocacy about problems in society. So what I mean is the criminal justice system, there needs to be advocacy about it. But this is wrong. There are lots of things we do in our regular day-to-day life, which I, as a lawyer, now know that, oh God, this what people do is a crime. But people don't realize it until somebody goes to the court and says it. So there are some crimes that can be really not wiped out, but they can be the advocacy can be in such a way where they are not committed, like from childhood. So especially when I'm working with the BMC school children, I work with the very young adult groups of girls and boys, and we give them the rights. We tell them about POCSO, we tell them about their child rights, about what is wrong, about domestic violence, we're keeping the sensitivity in mind. So this kind of education जो आप कर रहे हैं, जैसे सुयू सून में, या जो आप उसमें आप मुद्दे उठाते हैं, तो there's again Lawyers Club of India, they also do a lot of work, but they are connected only with lawyers. But advocacy is very important, according to me. Advocacy in the public domain, and this what the media is doing right now. I mean, of course, they have got some kind of कुछ उनके ऊपर लगाम लगा हुआ है. This has to be objected to immediately, instead of coming on the debates and talking about it for 1 month, 3 months, 6 months, then suddenly the High Court saying that we should object to it. We should object. We should not see this, or we should start, using social media and saying ki so and so channel is doing this and this is wrong. But that will only happen if we educate the public. आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट लीगल एजुकेशन, इट्स आल्सो लीगल अवेयरनेस, जो हम भी कोशिश कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू थोड़ा सा पहुंचाने की। क्योंकि जब तक कहते हैं ना, किसी भी मकान उतना ही मजबूत होता है जितनी उसकी नींव मजबूत होती है। तो जो हमारे समाज की नींव, वो बच्चे हैं और बच्चों के पेरेंट्स हैं। जब तक हम स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लॉ को एक मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट वहां पे बना दीजिए, पर जो बेसिक एजुकेशन, जैसे आपने पॉक्सो की बात की, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, उसका फुल फॉर्म अगर हमारे दर्शक जो नॉन लॉयर उनके लिए बता देते हैं, और बाकी बेसिक एक्ट की भाई कैसे बच्चों को शोषण से बचाया जाए, ड्रग्स से बचाया जाए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है समाज में, वाकई ये दे आर परवेसिव, दे आर ऑल अराउंड। ऐसा नहीं कि एक हिस्से में हो रही है, सिर्फ बॉलीवुड में चल रही है, सिर्फ मुंबई में चल रही है, दिल्ली में भी ड्रग्स दिखते हैं, केरल में भी ड्रग्स दिखते हैं, हर जगह दिखते हैं। तो कैसे इस पे रोकथाम लगाई जाए, कैसे चाहे कोई भी इंडस्ट्री, बी इट फिल्म इंडस्ट्री, बी इट एजुकेशन इंडस्ट्री, बी इट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, बी इट लॉयर्स, हर जगह मैं समझता हूँ एक तरह का एक पॉजिटिव चेंज, एक लीगल एजुकेशन अवेयरनेस की आपके कानून में क्या हक है। अगर आप इस चीज को वॉयलेट करेंगे तो कानून में इसके लिए पनिशमेंट है। एक बेसिक हमें, मैं समझता हूँ, पहल कहीं ना कहीं करनी चाहिए। बिकॉज होता क्या है कि सीधे पुलिस जब छापा मारती है तो लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं, लोगों को लगता है हम पे क्यों इस अथॉरिटी ने
छापा मार दिया, बीट टैक्स अथॉरिटी, बीट नारकोटिक्स बॉडी, बीट सीबीआई, तो उस टाइम वो इंसान बेबस सा हो जाता है और फिर वो डर के मारे फिर अपने वकील साहब को फोन करते हैं। ठीक है, हम लोग का तो एक क्वालिफिकेशन है और हमारी ड्यूटी है अपने क्लाइंट्स और सोसाइटी की तरफ कि हमें डिफेंड करना है, पर डिफेंस ज्यादा जरूरत मैं समझता हूँ कि एक लीगल अवेयरनेस, जैसे अमेरिका में मैं देखता हूँ कि बहुत लीगल अवेयरनेस है, वहाँ लीगल शोज बहुत बनते हैं, और ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ बॉलीवुड में नहीं बन रहा, पर उसमें एक थोड़ा सा वो एक कॉमिक एंगल कई बार दे जाते हैं। जैसे जॉली एलएलबी 1 और 2 बहुत अच्छी मूवी है, हंसी मजाक की मूवी है, सोशल मुद्दे उठाए गए, पर फिर मैं समझता हूँ जो एक सीरियसनेस है लीगल प्रोफेशन को लेके, आपकी राइट्स को लेके, थोड़ा सा उसकी कुछ मेरे ख्याल से हो सकता है आप एक, मैं तो कहूँगा आप एक बॉलीवुड हस्ती हैं, आप कुछ ऐसा शुरू कीजिए जिससे बॉलीवुड में, क्योंकि बॉलीवुड की रीच बहुत है ना, मतलब घर घर में बच्चा बच्चा बॉलीवुड देखता है, फिल्म स्टार से अपने आप को एसोसिएट करते हैं लोग, तो वो अगर ये बातें फैलाएंगे, वो अगर ऐसी फिल्में बनाएंगे जहाँ आपकी लीगल राइट, या जैसे बीच में मेरे ख्याल से आमिर खान साहब का एक सीरियल आया था सत्यमेव जयते, उसमें काफी अच्छी बातें होती थी, तो मुझे लगता है वैसे कुछ तरह के हमें सीरीज सीरियल शुरू करने चाहिए ताकि लोगों को अपने हक के बारे में पता चले। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की। अब एक सवाल जी, फिर आप बताइए, फिर मैं अगला सवाल करूँ। मैं ये बोल रही थी, आई एम द फर्स्ट एक्टर to be an actor first and then an advocate, so maybe I will, I mean, of course I will do advocacy and whatever, but yes, I think it's very important legal awareness, क्योंकि आपने जो कहा ना, जैसे कि आपके ऊपर रेड पड़ गई, फिर आपने अपने लॉयर को फोन किया, आप उसके लीगली अगर अवेयर नहीं होंगे तो आपसे फिर करप्शन भी वहां होता है, फिर आप तो अच्छा आप इतना पैसे दे दो मैं दबा देता हूँ केस, that also happens, you know. Absolutely, absolutely. और वो एक अलग किस्म का हैरेसमेंट है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कई क्लाइंट्स आए हैं एंड दे हैव ऑलरेडी यू नो, आई एम सॉरी टू से दिस बट द सिस्टम इज सच कि कई बार यू नो, एंड कैश की कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, कैश को आप कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकते, एविडेंस में उसकी वैल्यू नहीं होती, जस्ट टॉकिंग अबाउट ट्रायल्स एंड अदर थिंग्स, बट आदमी जो मजबूर होता है बेचारा, वो अथॉरिटीज को कहता है कि सर आप पैसे लो, केस रफा दफा करो, और ऐसा भी कई बार हो जाता है कि पैसे देने के बावजूद केस हो जाते हैं, एफआईआर कट जाती है, हमारे देश का कड़वा सच है जी। Yes. वो शायद आपने भी Because देखा होगा, they take the cash, yeah, but unfortunately, I mean, fortunately or unfortunately, when I take a case, I mean, I don't have too many cases, but whatever case, I have a lot of unpaid cases. I have a few ones where they pay me, where I have paying clients, but I try to, I can't defend the indefensible. So if somebody has made a mistake, I'll tell him, boss, ये आपने गलती की है और मैं नहीं खड़ी हो सकती तो कोर्ट में, this is, though I know everybody has the right to be defended, but I just am a loss at that. So I try, if I come to, and if the client tells me honestly, I'll tell him, look, thank you for your money, but and the same, I'll advise you what you can do, but I can't argue it with conviction in the court. So I don't try not to take those cases up. देखिए, वो तो हर वकील का अपना तर्जुमा है और अपना एक, मैं कहता हूँ कि एक कॉलिंग होती है कि आप किस तरह के केस लेना चाहते हैं, बिकॉज यू कैन एक्सेप्ट क्लाइंट, यू कैन डिक्लाइन अ क्लाइंट, वो एक हमेशा चॉइस खुली रहती है, बट लॉ में डिफेंस का हक सबको बराबर का है। तो अगला सवाल मेरा करने का, because I know I won't be able to defend him with conviction, so I don't want to, you know, so I'll always say कि भाई you know, ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हुआ है जी। मैं तो आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि कई बार मुझे बड़े बुजुर्ग वकील ये कह देते हैं कि आप पूछिए मत, आप फैक्ट्स पे रहिए, आप कागज पे रहिए, कीजिए, बिकॉज स्पेशली आई टेल यू एज अ क्रिमिनल लॉयर, यू नो, आई डोंट आस्क माय क्लाइंट्स, एंड मेरे से लोग कई बार पूछते क्यों नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि देखिए, मुझे नहीं पता मेरे क्लाइंट ने क्राइम किया है कि नहीं किया, दैट इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड, दैट इज फॉर द जज टू डिसाइड, लेकिन अगर कोई मेरे पास आया है अपना केस लेके, तो बतौर वकील मेरा फर्ज बनता है उनको डिफेंड करने का, उनको रिप्रेजेंट करने का, और कहते हैं ना कि फैक्ट कैन बी स्ट्रेंजर देन फिक्शन, तो क्रिमिनल लॉ की दुनिया और वकालत की दुनिया इतनी अजीबोगरीब है कि उसमें क्या सच है क्या गलत है, वो टिल द एंड ऑफ द ट्रायल कई बार पता नहीं चल पाता, तो यू नो, बहुत ही फैसिनेटिंग वर्ल्ड है। बट हैविंग सेड दैट, मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल ये करने का जी कि इतने साल आपने अभिनेत्री और आप बॉलीवुड के से जुड़ी हैं और अभी भी जुड़ी हुई हैं, तो वो क्या रीजन रहा? मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो क्या रीजन रहा कि आपने एलएलबी करने की सोची और एक लॉयर बनने की सोची, वो बताइए। मैंने अपनी लाइफ में करीब 35 साल से सोशल वर्क कर रही हूँ। सोशल वर्क करते करते जब मेरी शुरुआत हुई तो 15-16 साल बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई देखो, अगर मुझे आगे कुछ काम करना है तो मुझे आई विल हैव टू टेक, यू नो, गेट बी मोर पावरफुल, सो आई गॉट into politics. I got into politics. I was highly disillusioned, wasted a lot of my money, never made any money, but that was not my intention. So this mic is irritating me anyway. So and I got it, and then I got out of politics because I was so disillusioned. And my father also, you know, kept saying it's not here for you. This field is not for you, whatever. And finally, I decided that if I have to really help people, I have to know the law, and which is why I studied the law.
And then, unfortunately for me, that I was not a graduate because, as I told you, I was married very young, and so I had to do the 5-year course. So I started in 2013, and for some reason I didn't have my 12th standard certificate, so I had to do my 12th. So 2012, I did my 12th standard again. So I have been studying 6 years, 1 year of 12th standard, and then I did 2 years of LLM. And my son and my friends and family, they really are shocked, that because लेकिन मैं कहती हूँ जो आपको करना होता है, अगर आप बचपन में नहीं करते तो बुढ़ापे में करेंगे या जवानी में करेंगे. तो मैंने बचपन में पढ़ाई नहीं की, तो अब कर रही हूँ, and I'm enjoying it. I'm enjoying working, and I definitely disillusionment hota hai. You get disappointed by the way things turn out in court sometimes, but I just dust myself because I'm used to it. As a social worker, you face this all the time, and I just मछली की आंख पे नजर रखती हूँ कि मैंने किस लिए लॉ किया. बस वही सोच के मैं रोज अपना काला जैकेट पहनती हूँ और निकलती हूँ कोर्ट में. सच इंस्पिरेशनल वंडरफुल जर्नी. आपने बताया कि 2012 से आपने 12th का भी, फिर 5 साल का लॉ, और वो जो 2 साल आपने मास्टर्स किया, आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से यू हैव ग्रेजुएटेड एंड डिड योर मास्टर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो जरा ये और अभी क्रिमिनोलॉजी और फोरेंसिक साइंसेस का कोर्स कर रही हूँ, एडवांस डिप्लोमा. जी, दैट्स हाउ वी गॉट अक्वाइंटेड. जी जी, यस. तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आप 5 साल का अपना कोर्स कर रही थी, तो हाउ वाज द फील? बिकॉज ऐसा रहा होगा, कई बार देखा था कि लॉट ऑफ यंग स्टूडेंट्स नाउ आफ्टर +2 आर डूइंग 5 साल का, तो यू मस्ट हैव बीन वन ऑफ द सीनियर स्टूडेंट्स इन द क्लास. Yes, the youngsters. how was the experience? I got to, yes, so it was really nice. I was not from government law college, I was from a nice normal college. I used to go to CWC in Malad. It was a children's welfare college in Malad, and there was youngsters of 18-19 years studying with me. There was also some ex-commissioners of the police, and so there were seniors also. My professors were amazing, excellent professors, and yes, but I did consciously avoid doing things like taking part in the moot court competitions, because I felt that was not a fair competition if I would take part, because I already had the confidence of speaking and Right. of my personality. So I would avoid them, but yeah, I would encourage other people, you must take part. So that was good. Secondly, it made me understand my younger son, or was also around that age, or maybe younger. So it made me understand what these youngsters are going through, because I was to sit and talk. Lunchtime hota to hum log baith ke baatein karte, so I would hear them talking. लड़के लड़कियां सब साथ में बैठे हैं, and they would be speaking. I would overhear them. So I did a lot of insights. I got a lot of insights on that. The tough part was that I was, because I was an actor, so I used to, luckily for me, college used to be at 7 o'clock was the first lecture. So my shooting I used to try to manage by 10:30. After my last lecture, I would rush to shooting. So that used to be like, सुबह सुबह मैं 6:30 बजे ड्राइवर को बुला नहीं सकती, तो मैं ऑटो पकड़ के जाती थी कॉलेज, फिर अपना नाश्ते का डब्बा टिफिन लेके जाती थी वहां कुछ नाश्ता करने के लिए. So it was very, very good. I mean, that journey was wonderful. But I must say that when I finished my course, my law, and when I got out with a degree, that was tough. And that is tough for everybody. And the worst part is that my celebrity status, the fact that I was a well-known person, came in the way of me being a junior. Because all my friends who are senior lawyers, my top echelons of, legal luminaries, I thought I'll become an intern for them. And they just refused. They said, no, we can't make you a junior, because juniors are made to carry books, they're made to carry files, they're date le aana. So probably they were embarrassed, but they said, tum koi case laoge to we'll help you in it. That was like, you won't believe it, Jainji. The first time I stood in court to argue, my legs were shaking. And my whole thing was, when I came out of court and I was sweating, I almost thought I'm going to have a heart attack. And my first cross-examination happened after I attended your class. It so happened that I attended your class of cross-examination, and I was there, and it was, the palpitation, the nervousness, but it's a fantastic feeling when you come out and you feel, okay, you've done a good job. But the point is that this is not taught in law school. And if I did not have, अगर मुझे में हिम्मत नहीं होती, अगर मैंने जिंदगी के थपेड़ों से नहीं जूझा होता, तो मैं वहां खड़ी नहीं हो पाती. एंड ये बहुत जरूरी है कि हम अपने लीगल स्टडीज में जो भी हम लोग करते हैं, कि हम अपने बच्चों को हम इसकी नॉलेज दें. And going to court is the biggest fear. I asked myself, what was the fear? I was like, I'm going there and there's going to be a decision made on my performance about somebody else's life.
Absolutely. So that's a huge responsibility. And I mean, you must have got over all this fears and all because you've been practicing for so many years. जिम्मेदारी भी उतनी और डर उतना ही लगता है. मैं आपके एकदम साथ हूँ जी. I still have butterflies in my Oh, stomach. really? जी. So it was very tough actually. The going to court part, and first year though I avoided it after I got my sanat. I was like, oh, notices na जिसको बोलते हैं. I actually started my practice after, I mean, court practice after COVID, when the courts opened last year after COVID, and I started getting cases on my own. I mean, people started approaching me. So that's how, everything I said, na, भगवान आपको वहीं ले जाता है जहाँ आपकी जिंदगी को जाना होता है. You just have to have faith in him. जी, क्योंकि कई बार तो हम देखते हैं कि people get clients as a celebrity. यहाँ आप हैं जो सेलिब्रिटी हैं और लॉयर बन गई. तो इट्स अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन आई वुड से. और एक बात आपने बड़ी अच्छी बताई, आपसे जीवन से मिलती जुलती एक फिल्म आई थिंक अभी काजोल की भी आई थिंक कुछ साल पहले थी, एली हेलीकॉप्टर करके, जहाँ पे शी इज अ मदर एंड शी गेट्स एनरोल्ड इन कॉलेज. तो आपने जो अपनी कहानी बताई, मेरा एक सवाल आपसे ये निकल के आता है उसमें कनिका जी की, आपने बताया यू आर सिटिंग विद यंग पीपल, यू नो ऑलमोस्ट सेम एज एज योर सन. तो कितना फर्क है आज के यूथ में और आपके जमाने के यूथ में व्हेन दोस पीपल वर इन कॉलेज? कितना आपको फर्क लगता है आज के टीनेजर और उस दौर के टीनेजर्स में? I think we were much more innocent. I mean, that youth was much more innocent because there was not so much exposure. But having said that, I want to say that it's important that today the children are more aware, and it's important that they are not that they are slightly worldly wise at a certain age जो हम लोग नहीं थे. मतलब मैं तो 22 साल 23 साल की उम्र में भी worldly wise नहीं थी. So and you know, and it's not that we didn't have a protected life in the sense that my parents were very, very broad-minded, and we had friends coming over and everything. But and we were in the you know in Air Force stations. You know how life is, where everybody is meeting. And but I think it's good that children nowadays are aware. I mean, my son at the age of 4 knew how to put on a computer, and you know he could you know maneuver his way on the computer. So that's good. But at the same time, somewhere innocence is lost, and somewhere they grow up too soon. So जैसे आप और हम, आप तो खैर मुझसे छोटे हैं, लेकिन जैसे मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास बचपन की काफी यादें हैं. तो उनका बचपन का स्पैन जो है ना, वो थोड़ा शॉर्ट हो गया है, जो मुझे ऐसा लगता है. और स्ट्रेस इतना है अपने फ्यूचर को लेके कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा. वो मैं सुनती थी ना, ये बच्चे लोग कैसे प्लान करते थे. अच्छा मैं फिर यहाँ, जैसे मैं ये वाला भी कोर्स कर रहा हूँ ताकि मेरे साथ साथ मेरा सीए का ये भी हो जाए, यू नो, लॉ भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं. वो हम लोग में नहीं होता था. ये अभी बहुत हो रहा है. आपने बड़ी अच्छी बात रखी जो स्ट्रेस है. और स्ट्रेस के मेरे ख्याल से इंड्यूसमेंट की बहुत सारी वजह मैं फोन को भी मानता हूँ, क्योंकि वी एज ग्रोन अप्स, यू नो, हम लोग इतनी ऐप से आजकल अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया. मतलब आप ये देखिए, अगर आपने फोन रख लिया अपने हाथ में, स्मार्टफोन है तो, एंड यू एंड अप स्क्रॉलिंग इट, यू नो, उससे कितना प्रेशर आता है. बिकॉज वो कहते हैं ना, ये यंग वर्ड है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आप देख रहे हैं कि यार मेरे दोस्त तो बाहर हॉलिडे कर रहे हैं या यहाँ पार्टी कर रहे हैं. और आई थिंक व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, एंड इवन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन द 80s एंड 90s, तो टेलीविजन में सिर्फ दूरदर्शन, डीडी मेट्रो शुरू हुआ था, फिर शायद जी टीवी शुरू हुआ था 90s स्टार्ट में, और लैंडलाइन हुआ करते थे. मोबाइल तो लेट मिड 2000 में आने शुरू हुआ, और अब जाके 4G 5G ने स्पीड पकड़ी है हमारे देश में. पर आई थिंक कंस्ट्रक्टिव इसका यूज मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम हो रहा है. बिकॉज जैसा आपने बताया कि इतनी सारी चीजें कि मैं ये कोर्स भी कर लूँ, वो भी कर लूँ. जैसे मेरे पास इतने इंटर्न्स आते हैं, जो बच्चे आते हैं, वो मैं देखता हूँ कई बार कि 15-15 इंटर्नशिप की होती है, 20-20 इंटर्नशिप की होती है. तो दो इट्स इंप्रेसिव, बट आई आस्क देम, डिड यू इवन लर्न समथिंग, और डू यू नो एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ? क्योंकि मैं कहीं सुन रहा था कि आजकल आप गूगल में कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको दुनिया जहाँ की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और अगर आप अपने बारे में नहीं जानते कि आप क्या एज एन इंडिविजुअल, तो बड़ी परेशानी की बात है. सही बात. But I want to say that today, when we're recording this, the tribute to our late Prime Minister Rajiv Gandhi ji, today's his death anniversary. He was the one who brought technology to India. So we must thank him for, you know, this. I mean, that because of him, this technology has come. We've really progressed. And yes, as you said, कि अपने बारे में नहीं जानते because they are lost. They're lost because there's so much pressure on them that उनको कुछ करना है. There's so much peer pressure. There's so much pressure from their families put pressure because the families are getting pressure from the world. अरे मेरा बेटा तो ये कर रहा है, you know, so that kind of thing. My father used to always say, people used to talk, you know, there's parties में बात करें, my son got this, my son came first, my daughter came. My father says, my children always come second. They don't come first. He used to say. And he used to tell us also, you don't need to come first. You don't need to come first. Please come second. जी.
Yeah, I think that's a very good thing, and I think it's also very important note for parenting. People who are listening to this channel, especially, मैं आपको बताऊं कनिका जी कि in fact last week or so, in fact I'm getting DMs from parents जिनके बच्चे लॉ स्कूल में कि to guide them कि कैसे इनको इंटर्नशिप लगाएं या जॉब दिलाएं, because the parents are in stress and sometimes my heart goes out for them क्योंकि इतना खराब लगता है कि पेरेंट्स अब आपको रीच कर रहे हैं, बताओ लॉयर कि सर प्लीज हेल्प अस. तो आई डोंट नो कि मैं कई लॉयर तो हुई, वो काउंसलर का भी रोल करना पड़ जाता है कई बार क्योंकि मेंटल हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है और लोग कोरोना में हैं, बच्चों को इंटर्नशिप नहीं मिल पा रही, जॉब नहीं मिल पा रहा, और लास्ट ईयर से आप देख रही होंगी कि जो बच्चे ग्रेजुएट किए हैं और इस साल भी जो ग्रेजुएट किए हैं दे आर स्टक बिकॉज़ एवरीबॉडी इज होम. Yes, absolutely. But Jayanji, that is with every field. My son wants to be an actor. He's a trained actor. He's doing auditions, but nothing is happening. So this stress what parents have, I also have it. I don't have the stress कि इसको काम मिलेगा कि नहीं. मुझे ये स्ट्रेस है कि कहीं टूट नहीं जाए. मुझे ये डर है कि ये स्ट्रेस में कहीं बच्चे टूट नहीं जाए. ये हम पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि हम उनका हौसला बढ़ाते रहे, बोले नहीं होगा कुछ नहीं, कोई बात नहीं. तुम कौन सा, मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ, तुम तो भूखे नहीं मरो, थैंक गॉड, लुक एट दोस पीपल जिनके पास खाना नहीं है, कम से कम. सो आई कीप ऑन invigorating him or putting these ideas into him ताकि he should not feel that oh I have to, if I don't make it now when am I going to make it. ऐसा नहीं होना चाहिए. We have to, and पहले जमाने में my father used to tell us, tell my brothers also, 18, when you're 18 and you're out of my house and all that. Today I feel we have to be with our children at least till they're 25-30. We have to be prepared as parents that we have to be a support because the world has become like that. तो मैं तो पहले से बोलती हूँ, देखो 25 साल तक तो मैं आराम से तुमको पाल लूंगी. मैं अपने बेटे को बोलती हूँ तुम आराम से रहो. It's like, so he's of course a very hard worker, but every parent goes through the stress. Everybody. In fact, आपने बड़ी अच्छी बात की एक सपोर्ट सिस्टम की, बिकॉज जो हमारा पूरा एक इंडियन सेटअप है फैमिली का, एंड द इक्वेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज सैक्रोसैंक्ट इन सो मेनी वेज. और मैं कई बार जो यंग बच्चे मेरे दफ्तर से जुड़ते जाए, वो लॉयर्स हो चाहे वो इंटर्न्स हो, मैं उनसे ही कहता हूँ कि हिचकिए मत, क्योंकि देखिए लिटिगेशन स्पेशली अगर आप करना चाहते हैं, जो एक कचहरी का सफर है, बहुत मुश्किल है. बिकॉज पहली बात उसमें आपको अपने पैर जमाने में वक्त लगता है, किसी भी इंडस्ट्री की तरह, और इसमें तो और भी ज्यादा. दूसरा रेम्यूनरेशन की हमेशा दिक्कतें आती हैं कि हाउ वेल विल यू बी रेम्यूनरेटेड जब आप काम करते हैं. तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, आप जिस शहर में हैं, अगर आपके सर में ईश्वर ने छत दी है, 3 वक्त का आपको खाना मिल रहा है और बेसिक सांसारिक सुविधाएं आपके पास हैं, अगर आपके पास मोबाइल फोन, वाईफाई है, आजकल वो भी एक लग्जरी तो नहीं, नेसेसिटी हो गई है, तो वो अगर आपके पास है तो काउंट योर ब्लेसिंग्स. स्ट्रेस मत लीजिए, बिकॉज लाइफ इज अ ग्रेट लेवलर. वो चीजें तभी होंगी जब होनी है. तो इसलिए मैं समझता हूँ मैंने कहा ना आपको जी कि स्ट्रेस का एक वजह ये है कि यू आर एंटिसिपेटिंग, if I may say the term, the whole notion of being successful in your head is such कि मेरे को अभी succeed करना है, but life is a marathon. कोई भी, आप तो अभिनेत्री भी हैं, आप वकील भी हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से साझा कर सकती हैं कि कितना वक्त लगता है अपने आप को एस्टैब्लिश करने में. It's not a overnight dish. बिल्कुल, and I must tell you that I have been telling my son, and he's listening to me thankfully, and I'm telling all this to all the young lawyers because the courts are not functioning. Even the law firms don't have work, so they also, if they keep you as on a retainer, they also have to find money to pay you because the courts are not functioning in optimum at 100%. So what, and even clients are not paying, because आज आपको एक डेट मिलता है तो 4 महीने बाद आपको दूसरा डेट मिलता है, तो clients और डेट पे पैसे देते हैं. So the law firms also have to sustain themselves. So I tell my son, and I've been telling him, अभी तुम एक्टर बनना चाहते हो, संपूर्ण कलाकार बनो, म्यूजिक सीखो, कुछ लर्न एन इंस्ट्रूमेंट, उर्दू पढ़ो. इतनी सारी किताबें मेरे घर में, मतलब जो मैं, बिकॉज आई लव रीडिंग, उनमें से कुछ किताब उठाओ, पढ़ो, लर्न समथिंग, वॉच मूवीज. दिस इज द बेस्ट टाइम दैट it's legal, it's okay to be just lying and watching movies. I mean, because you can't go out of the house. So I said, what a wonderful time you've got. Similarly, I feel for students who are of law students or who are not getting internships, read. I mean, every case that you have, I'm sure you have to. I open up 5 of the law books and I'm reading everything to see, and then on the internet ki is case ऐसे similar case में कुछ कोई ऐसा कुछ मतलब order हुआ है कि नहीं. So much to learn, so much to do. मेरे लाइफ में तो जिंदगी में कभी एक बोरियत का टाइम कभी नहीं आया. मैंने कभी I was telling my son two days back, I've never felt bored in my life. I don't know what boredom is. So that's how it is, because I've done so many things and I'm all the time, my brain is all the time charged up with and I'm 57 and I hope to be like this till I'm 70 or 75 till I die. Absolutely, इंशाल्लाह जरूर होगा. और आपने इतनी अच्छी बात रखी कि हौसला जरूर रखिए. इसमें छोटा सा शेर तो क्या, एक कहावत है जो कहते हैं कि हौसले
किसी हकीम से कम नहीं होते, हर मुसीबत में ताकत की दवा देते हैं। तो आपने जो बताया हौसला नहीं खोना चाहिए, हौसला जरूर सब लोग रखें और हौसला ना हारें। एक दो सवाल और करता हूँ कनिका जी आपसे बिफोर आई क्लोज द सेशन। आपका ये प्रोग्राम 1 घंटे से ऊपर हो गया, आपको एडिट जी करना कुछ पड़ेगा मेरे 1 इसको? घंटे से ऊपर हो जाते हैं, मुझे मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं है। इनफैक्ट एक हाँ, हमने फिर प्रोग्राम दो किया दो था। पार्ट पे कर देना। जी, तो एक पार्ट आप मानेंगे नहीं, लोग एक पार्ट में देख लेते हैं क्योंकि ये एक अच्छा, लोगों के उसमें ये है कि लोग इतना देखते हैं नहीं। एंड आई टेल यू हाँ, अटेंशन पीपल आई स्पैन बीन गेटिंग। आजकल लोगों का शॉर्ट हो गया है। जी, लेकिन आपको मेरे से ज्यादा पता होगा कि अगर कंटेंट अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो तो लोग देखते हैं ना। तो वो हमारा ये इसमें रहता है कि अगर मैं अच्छे व्यक्तित्व को बुलाऊं, अच्छी पर्सनैलिटीज को बुलाऊं और आप बातें अच्छी करेंगे तो लोग उसको साझा जरूर करते हैं, उन तक बात जरूर पहुंचती है। तो एक मेरा आपसे पेनल्टीमेट क्वेश्चन ये है कनिका जी की ज्यादा चैलेंजिंग या ज्यादा आपको क्या कहते हैं चुनौतीपूर्ण क्या लगता है, कैमरे के सामने एक्ट करना या कोर्ट के सामने बहस करना? सो रिसेंटली जब मैं ऑडिशंस कर रही हूँ, बिकॉज मेरे पास तो रेगुलरली वैसे वाले रोल्स आते हैं, अरे आप एक लेडी हैं, आप बड़े हॉट हैं, आप ये, तो वो उनको तो मैं वहीं से रिजेक्ट कर देती हूँ क्योंकि मुझे आई डोंट वांट टू डू दोज रोल्स एनी मोर। जी So if there's a role which I feel okay, this is something I want to do. So when I'm auditioning, and normally nowadays auditions अपने घर पे ही हो जाते हैं, एक रिंग लाइट लगा लिया और अपना फोन से ऑडिशन हो गया। तो कभी कभी मैं अपने बेटे को बोलती हूँ हेल्प करने के लिए मुझे ऑडिशन के लिए, तो since he's also a trained actor, so he gives me cues. So sometimes he tells me, मॉम थोड़ा कम कर लो ना इसको, थोड़ा सा टोन डाउन कर लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे सिखा रहा है मतलब 125 फिल्म करने का। लेकिन film industry has changed, the way of presenting a scene and everything has changed, so I do feel sometimes a little restricted or constricted by कि ऐसा कैसे, मैं तो ऐसी फीलिंग दिखाना चाहती हूँ या मैं ऐसा अपना एक्सप्रेशन देना चाहती हूँ। सो डेफिनेटली वो थोड़ा सा लगता है मुझे। सो वो मुश्किल तो आती है बिकॉज आई एम ओल्ड स्कूल एक्टर। एंड देन अभी जैसे तैश में मैंने किया तो आई हैड अ डायरेक्टर हु, आई मीन कैन यू इमेजिन, आई एम अ ग्लैमरस वुमन एंड ही इज गिविंग मी रोल ऑफ अ सरदारनी, जी जी आई वो सॉ भी या अमृतधारी, so जी if I have a director like that, Bijoy Nambiar, is like I just love him. And to make a film which can be then put into an engaging 10 series episode जी is not a joke. I mean, so things something like that. Otherwise, I feel challenged when I feel that okay, I'm not. When my son tells me that, but otherwise, I mean, I have confidence in my acting. In the case in the courts, I feel challenged on two occasions. One is when I can see that the judge is tired and he's not interested in listening. And I have seen some judges yawning in the middle when somebody's pleading their case, and I don't blame them, they're human beings. So I know that okay, ab ye to sunne wale nahi, mujhe next date milega. And then I think of that person who's like waiting for justice. Domestic violence cases में खास ऐसा होता है, आपने देखा जी होगा, हस्बैंड नहीं आता है एंड कितने भी आप नोटिस करते हैं, यू फील फ्रस्ट्रेटेड. दैट इज वन पॉइंट. एंड सेकंड पॉइंट इज व्हेन आई हैव अ क्लाइंट who likes who all the time telling me what I need to do just because I have been an actor and I've just become a lawyer. So they go on the Google or they'll talk to 5 friends and then they'll keep on telling me aisa karo. I mean, give me a chance. I'll tell them, you listen to my strategy, this is what I. उसके बाद आपको कोई सजेशन है बोलिए, लेकिन हर रोज आप मुझे 10-10 वॉइस नोट भेजेंगे या 15 बार कॉल करेंगे कि नहीं मैं सोचा था ऐसा, क्या मेरे एक दोस्त ने बताया मुझे ऐसा ऐसा. दैट इज आई फील वेरी थिंग. एंड ऑफ कोर्स defending the indefensible, like if there's a case where there's a drug seizure and the person says I need a bail, or that's something, then my conscience comes into play also, because I feel that this person has done the wrong thing. Today if he is let off, he's a drug dealer, tomorrow 5 more children or maybe 5,000 more children will get affected. So that is very, very conflicting for me. I maybe I'm going to try after listening to you today and try not to bring my conscience and just go on the facts of law. But how do you defend a fact where a person there has been a recovery of drugs? बड़ी सारी चीजें वो हम ऑफ द कैमरा भी करेंगे कि कैसे उसको आप डिफेंड कर सकती हैं और कैसे आपको बतौर वकील अपनी ड्यूटीज और बाकायदा और ठीक से आप इसको डिस्चार्ज कर सकती हैं। लेकिन एक जो आपने बड़ी अच्छी चीज बताई, जो क्लाइंट्स बार बार वॉइस नोट भेजते हैं वो करते हैं, उस पर मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों को ये भी बताना चाहूँ, स्पेशली जो लिटिगेंट्स हैं, देखिए थोड़ा सा सिस्टम पे आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि सिस्टम हमारा बहुत मजबूत है, चाहे वो लॉयर्स को लेके हो, चाहे वो जजेस को लेके हो, जिसके हम हिस्से हैं सब। और अपने वकील पे कम से कम इतना एतबार आपको होना चाहिए कि वो जो आपको बता रहे हैं, चाहे आपके वकील साहब हो चाहे वकील साहिबा हो, कि वो आपको कभी गलत नहीं बताएंगे। लोगों की अधिकतर, क्योंकि वी आर वेरी ईगर टू पॉइंट फिंगर्स
कि ये गलत वो गलत, एज अ सोसाइटी यू नो वी आर आर्गुमेंटेटिव बाय नेचर। तो आई थिंक ये जो एक हमारी प्रॉब्लम है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है गूगल, क्योंकि गूगल जैसे आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और आप डॉक्टर को बता दें कि क्या दवाई आपको चाहिए, तो फिर आप सीधे फार्मेसी पे चले जाइए, आप डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं। उसी हिसाब से अगर आप केस या फाइल किसी वकील साहब को थमाते हैं तो ठीक है, आप विचार विमर्श जरूर करें, आप स्ट्रैटेजी जरूर डिस्कस करें, पर अपने वकील को आप एज अ फ्रेंड ट्रीट कीजिए। अगर आप उनको इतना ड्रैग करेंगे, आप एक्रिमोनियस हो जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं, बिकॉज देयर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, तो वो जो चीज रिफ्लेक्ट करती है वो कोर्ट के सामने रिफ्लेक्ट कर सकती है, आपके केस में एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है, और हो सकता है कि आपके वकील आपसे तंग आ जाए। क्योंकि होता क्या कि नॉर्मली वकील लोग इतना खुल के नहीं बोलते हैं बातें, लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं उन सबको बताना चाहूंगा, स्पेशली कई हमारे वकील दोस्त हैं और हम ये बातें डिस्कस भी करते हैं कि हाउ क्लाइंट्स समटाइम्स लूज फेथ इन द सिस्टम। तो फेथ में, And that is the worst for the lawyer who's going to stand in front of the judge and argue. If you don't have confidence and faith and you're displaying it, then the lawyer cannot defend you, according to me. जी, और मैं समझता हूँ सबसे बढ़िया उदाहरण इस वक्त हमारी स्क्रीन पे मौजूद है खुद कनिका जी, जिन्होंने 9 साल लिटिगेशन करने के बाद शी हैज डन लॉ आफ्टर 30-40 years ऑफ हर करियर इन फिल्म इंडस्ट्री, और आज वो बतौर वकील यू नो शी इज डिफेंडिंग सो मेनी पीपल। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू कनिका जी कि आपने इतने अच्छे स्टेप्स लिए अपनी लाइफ में, और आई थिंक यू आर द प्राइम एग्जांपल एंड शाइनिंग एग्जांपल फॉर दिस। वंस अगेन बिफोर क्लोजिंग द सेशन, मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ अपने मेहमानों से कि हमारे यंग लोगों के लिए एक मैसेज दें, एक क्लोजिंग कमेंट दें। और जब मैं यंग कहता हूं तो मेरा मतलब आप जैसे लोगों से भी है, who are young at heart and young in mind. So please have your closing comments for our So audience. before I give the closing comment, I would like to say something. What I have noticed, because ever since I've become a lawyer, there's a lot of misogyny, a lot of sexism. Women don't have a level playing field in the legal what do you call it, faculty or whatever legal field. So this is something which I feel really needs to be addressed, whether it's about women judges, whether it's about women lawyers, and the males behave like these proud peacocks strutting around, and this and that is, I'm saying that not because I faced it. I've seen, I'm treated very well, because people are always trying to take selfies, or ma'am aap wahi hai na, and all that. So but I have seen how women lawyers are treated. My closing comments for your show and for you is that it was lovely. I was looking forward to this discussion. I have to tell you that I'm a fan of yours, because when I did the course and the way you taught us, and so patiently, and it used to be a Saturday evening when we used to be sitting on the lecture, and used to continue and answer all the questions, and also the advice that you kept giving, and I'm going to keep coming back to you for advice. And ultimately, I want to tell everybody that, let's use Corona, this COVID, this lockdown as an opportunity to do something and build better, to learn, to, better ourselves, to hone our skills, and let's be positive. थैंक यू सो मच कनिका जी, आपने इतनी अच्छी बातें आज हमें रखी, अपने सफर से हमको अवगत कराया, और मैं समझता हूँ जितने भी दर्शक हमारे चैनल से जुड़े हैं, और आपके जरिए मैं आशा करूंगा और जुड़ेंगे, तो उन सबको मैं बता दूं कि जो हमारी छोटी सी मुहिम है कोरोना के दौर पे, चाहे वो पहला संक्रमण हो, दूसरा संक्रमण हो, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है, ये कामना है कि हम सबको बतौर समाज, बतौर इंडिविजुअल सेफ रखें, इस दौर से हमें जल्दी मुक्ति मिले। और मैं ये भी कामना करता हूँ कनिका जी आपके लिए कि आपको स्वस्थ रखें, व्यस्त रखें, आप और मतलब शिखर की तरफ अग्रसर हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो हमारा कानून जगत हो। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मेरे दर्शकों से हमेशा अपील रहती है कि अगर आपको हमारे चैनल पसंद आता हो और समझ आता हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Until next time, see you soon. Thank you so much. God bless you.